नमस्कार, मैं निमिष बंसाली और आज के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो लगभग हर घर में फैलती जा रही है और वो बीमारी है डायबिटीज। कितनी खतरनाक है, क्या भ्रांतियां हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या इलाज है, ये सब बात जानने के लिए हम पहुंच गए एमडी मेडिसिन। हमारे साथ खंडवा के जाने माने डॉक्टर मोहित गर्ग हैं और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे डायबिटीज के बारे में कि कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या क्या भ्रांतियां हैं इसके बारे में। और सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। तो सर सबसे तो पहला हमारा सवाल यही है आपसे कि डायबिटीज जानते तो अमूमन सभी शब्द हैं, इस बारे में सभी जानते ही हैं कि लेकिन पर ये है क्या, कैसे होता है, थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। डायबिटीज़ एक तरह का लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है पेशाब में ज़्यादा जाना, एक तरह से सिंपल जी। तो डायबिटीज़ जनरली दो तरह का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि 30 साल से कम उम्र के लोगों को होता है, और दूसरा डायबिटीज़ होता है टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है। जी। जो 30 साल से कम उम्र वाला डायबिटीज़ है वो जनरली बच्चों में होता है और ज़्यादा खतरनाक होता है, और जो 50 साल से ऊपर वाला डायबिटीज़ होता है वो खतरनाक इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा 500 नहीं पहुंचती है। अच्छा। जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसके अंदर शुगर की मात्रा 500-600 तक आम चलती रहती है, और उसके कारण मरीज़ को कभी कभार बेहोश होना या अस्पताल में बार बार भर्ती होने की भी शिकायत होती है टाइप ए में, टाइप 1 डायबिटीज़ में। तो ये 500-600 तो बहुत बड़ा डाटा हो जाता होगा ना, एक आंकड़ा मतलब देखिए। 500-600 शुगर बहुत ज़्यादा होती है, बट मरीज़ को मालूम भी नहीं पड़ता है क्योंकि जब वो बच्चा रहता है तब वो अपने घर परिवार वालों को बता नहीं पाता है, ना वो खुद समझ पाता है इन सब बीमारियों को। तो उसको तो लगता है कि मुझे बस पेशाब बार बार आ रही है, ज़्यादा पानी पी रहा हूँ, ज़्यादा खेल रहा हूँ इसलिए हो रहा है। तो वो इन सब चीज़ों को घर वालों को नहीं बता पाता है, और बहुत लंबे समय तक टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित हो के वो कमज़ोर हो के फिर बीमार पड़ के भर्ती हो के ऐसे हमारे पास आते हैं मरीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ के। तो जी जी। तो ये जैसे सर आपने बताया कि बच्चों में टाइप 1 ज़्यादा होता है, हाँ, तो इसका कारण क्या होता है, ये बच्चों में क्यों हो जाता है? वही मिठाई विठाई यही कुछ होता है? नहीं, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसका कारण केवल और केवल वंशाणुगत कह लो या ऐसा कुछ नहीं जानने वाले कारण होते हैं, जिनके कारण बच्चों के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है। उनका एक ग्रंथ होती है पेनक्रियाज, वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती है, जिसके कारण उनकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है। अच्छा। तो इसीलिए उनको ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रखा जाए तभी वो आगे अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, अदरवाइज़ कभी ना कभी उनको बार बार भर्ती होना पड़ेगा। ऐसी भ्रांति चलती रहती है कि नहीं, टाइप 1 वाले मरीज़ को कभी कभार हम गोली खिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा वो, या गोली पे कंट्रोल हो जाएगी शुगर, तो वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसी जो लोकल डॉक्टर इन सब दवाइयाँ दे के उनको और बीमार करके और फिर हमारे पास भेजते हैं कि नहीं अब कंट्रोल नहीं हो रही है या अब मरीज़ की हालत इतनी बिगड़ चुकी है। जी। अभी आज का एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे पास एक मरीज़ अस्पताल में भर्ती है, सरकारी अस्पताल में, जिसकी शुगर 500 चल रही थी, जिसको टीबी भी हो गया है, और अब उसकी हालत ऐसी है कि वो खुद के बलदम पे खड़ा भी नहीं हो पाता है क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से इंसुलिन नहीं लिया। उसको जबकि पता था 5 साल से कि उसको डायबिटीज़ है जी, बट वही है इंसुलिनोफोबिया। काफ़ी लोग इंसुलिन लगाना नहीं चाहते, उनको लगता है कि हमारी शुगर गोली से कंट्रोल हो जाएगी। जी। तो किसी भी डॉक्टर के पास जाके, या तो हमने तो लड़ते हुए देखा है मरीजों को कि हमसे मरीज़ लड़ लेता है कि नहीं मेरे को इंसुलिन नहीं लगाना, आप तो मुझे गोली लिख दो जी। और हम अगर नहीं लिखते हैं तो वो हमारे क्लिनिक से चले जाते हैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं ये डॉक्टर को कुछ नहीं आता, ये जानबूझ के हमको गोली नहीं लिख रहे। हाँ हाँ हाँ। तो दर्शकों ये तो एक सही बात भी है डॉक्टर साहब, हमने भी देखा है व्यक्ति में एक जो उसका आंतरिक एक जज्बा होता है, वो सोचता है कि अरे शुगर, वो शुगर को जब तक महत्वपूर्ण नहीं समझता है जब तक कोई दूसरी उसको बीमारी नहीं हो जाती है, और जब वो दूसरी बीमारी के लिए जाता है तब उसे डॉक्टर कहते हैं कि आपकी तो शुगर बढ़ी हुई है, और फिर वो इंसुलिन नहीं लेना चाहता जैसे आपने बताया। तो अगर इंसुलिन वो नहीं ले रहा है इसका मतलब है कि शुगर में वो कभी सही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मरीज़ कभी भी इंसुलिन के अलावा कंट्रोल नहीं हो पाएगा, उनकी बॉडी में इंसुलिन होता ही नहीं है। अगर आप उनको इंसुलिन नहीं दोगे
तो वो कंट्रोल नहीं रह पाएंगे और धीरे धीरे उनके शरीर कमज़ोर होता जाएगा और कभी ना कभी वो किसी बड़ी बीमारी के साथ हमारे पास आएंगे। एक बात सर हमने जो देखी, एक ग्रामीण अंचलों में लोग ऐसा कहते हैं कि गांव के लोगों को शुगर डायबिटीज़ वगैरह इसलिए नहीं होती, उनकी दिनचर्या जो है बड़ी सटीक होती है, मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं। शहरी क्षेत्र में सारी चीज़ें ज़्यादा होती है, लेकिन अब तो गांव में भी इस प्रकार के पेशेंट मिलने लगे हैं और वो देशी इलाज की ओर ज़्यादा जाते हैं। ये पत्ते लगा लो, इसका जूस पी लो और ये करना वो करना, तो ये कारगर होते हैं नहीं होते हैं? ग्रामीण अंचलों में जो आजकल डायबिटीज़ देखी जा रही है वो इसलिए देखी जा रही है क्योंकि आजकल का किसान खुद से भी उतनी काम या उतनी एक्सरसाइज नहीं करता जितना वो पहले करता था जी। तो अब वो रोटी तो उतनी खाता है जी, जो उसको पहले से सिखाया हुआ है कि 6 रोटी खाओ 10 रोटी खाओ। पहले गांव वाले पहले 10 रोटी तक भी खा लेते थे और उतना काम करके वो चीज़ पचा लेते थे जी। तो उनकी बॉडी में शक्कर की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती थी। बट आजकल के किसान सब ट्रैक्टर आ गए हैं, खुद से खेत पे बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीनों की तरफ बढ़ गए हैं जी। तो उनका कुछ काम बस अब ऑब्जर्वेशन, बस देखने का काम रहता है। हाँ। एक्चुअली किसान खेत में नहीं जाता है अब। बिल्कुल। तो उसके कारण उसका दिनचर्या बिल्कुल लुस्त हो गई है। वो सुबह 9 बजे के बाद खेत आएगा, शाम को 4 बजे खेत आएगा। हाँ। बस उसका काम दिन का खत्म हो गया। बिल्कुल, मेहनत कम हो गई, खुराक वही है। जी जी। ऐसा बोलते हैं कि गांव में कि खूब देसी घी खाओ। तो वो देसी घी के कारण भी इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ती है कि मतलब आप उसको अगर पहले तो पचा लेते थे बट अब आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो तो अब वो बिल्कुल नहीं पच रहा है। तो वो पूरा का पूरा जो भी आप घी तेल जितना भी खा रहे हैं वसा जी, वो धीरे धीरे आपको या तो चर्बी भी शरीर में जमा होगा। हाँ। और धीरे धीरे फिर वो शक्कर के फॉर्म में शरीर में घूमेगा। जी जी जी। तो इसके कारण जो ग्रामीण अंचलों में आजकल जो डायबिटीज़ देखी जा रही है वो इसका मुख्य कारण आदमी का व्यस्तता से लेके अब घरेलू बैठने का काम ज्यादा हो गया इसके कारण। तो हमारे दर्शकों को सर हम बता दें कि भाई जो देसी, हम कहते हैं ना कि देसी चीज खाओ तो शुगर नहीं होगी, देसी चीज खाने से भी शुगर होगी अगर आप पसीना नहीं बहाएंगे तो, ये कह सकते हैं ना सर? बिल्कुल सही है। पर अब सर अब फिर ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे बचा जा सकता है शुगर से? आप जो भी खा रहे हैं वो सब कुछ संतुलित मात्रा में खाएं तो शुगर कभी आपको नहीं होगी। जी। ये जो खाने की सर आपने बात कही, इस पे एक बड़ा मुझे ध्यान आया। लोग कहते हैं कि शुगर के समय कुछ एक टाइम पीरियड होता है, 2-2 घंटे में खाइए, 2-2 घंटे में खाइए तो शुगर कंट्रोल रहेगी। क्या ये भ्रांति है या आप लोगों का कहना है ये? नहीं, कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी देर पे छोटे छोटे मील्स लेने रहते हैं, उसमें फ़ायदा होता है जी। बट हर मरीज़ को जनरलाइज करना उस चीज़ को, वो चीज़ गलत है। क्योंकि क्या होता है, जिसको इंसुलिन चल रहा होता है वो भी सोचता है कि मैं 2-2 घंटे पे खाऊंगा नहीं तो मेरी शुगर कम हो जाएगी। जो गोली पर है वो भी ये सोचता है कि अरे नहीं, दूसरे दोस्त ने बोला है कि नहीं 2-2 घंटे पे खाना तो वो भी खा रहा है। हाँ। अब प्रॉब्लम उसके साथ ये होती है कि हम तो चाह रहे हैं कि वो दिन में 2 बार खाए क्योंकि उसको दिन में 2 बार गोली खा रहा है वो। अच्छा। बट वो दिन में 6 बार खाएगा और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, फिर वो वापस हमारे पास बिगड़ के आएगा कि नहीं हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, डॉक्टर ठीक नहीं है, इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो हर एक चीज़ को जनरलाइज करना वो चीज़ थोड़ी सी सही नहीं है। ये बात सर आपने बहुत अच्छी बताई। दर्शकों हम आपको बता दें, ये जो हम कहते हैं कि 2-2 घंटे में खाना है, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है डॉक्टर्स द्वारा लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन पर। अगर डॉक्टर्स में लिखा है कि आपको 2 घंटे में खाना है तो ही आप 2 घंटे में खाएं, क्योंकि आपकी दवाइयाँ जो है उस हिसाब से जो है वो डिपेंड होती है आपकी खुराक। यही कहना चाह रहे हैं सर आप? अब सर आपसे हम जो सबसे खास चीज पूछना चाहते हैं और जो हम सभी डॉक्टर से पूछते हैं कि ऐसे कौन सी घरेलू बातें हैं, घरेलू इलाज हैं जो लोगों को नहीं करना चाहिए शुगर के, मतलब ऐसी भ्रांतियां जो है जो गांव में शहर में सुनने को मिलती है? सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि तेल घी से शुगर नहीं बढ़ती। अच्छा। जितने भी हमने मरीज देखे हैं उनको लगता है कि नमकीन खाने से कोई शुगर नहीं बढ़ती है। अच्छा। जबकि नमकीन खाने से, घी खाने से, तली हुई सब्जियां खाने से या मिठाई खाने से, इन सब चीज़ों से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वो चीज़ आपको आज नहीं मालूम पड़ेगी, वो चीज़ आपको 4 दिन बाद मालूम पड़ेगी। मान लीजिए आपने आज दाल बाटी खा ली तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आज ही आपकी शुगर बढ़ी, क्योंकि दाल बाटी में अच्छी मात्रा में घी होता है जी और अच्छी मात्रा में आटा होता है। हाँ। ये दोनों आपने खूब खा लिया, आपको नहीं पता कि आपने एक्चुअली में कितना खाया जी।
रोटी तो आदमी गिन लेता है, हाँ। बट दाल बाटी में आदमी गिन नहीं पाता है कि कितना खाया उसने, कितना घी था उसमें, कितनी वो उसमें रोटी का आटा बना हुआ, कितने आटे की रोटी बनी हुई थी, वो नहीं समझ में आता है। हाँ। तो मरीज दाल बाटी सोचता है अरे नहीं इसमें तो कहीं शुगर है ही नहीं। हाँ। तो ये बिल्कुल गलत है, भ्रांति है। जी जी। ऐसा नहीं होता है और उस पर हमको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नमकीन अभी जिस अंचल निमाड़ कह लीजिए, हाँ। यहाँ पर सेव का बहुत ज़्यादा चलन है। सेव और नमकीन हर चीज़ में डलते हैं, वो चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। लोग अच्छा, बोलते मतलब जो ये है कि जो लोग कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर होती है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, सभी चीज़ खाने से। आप कचौरी समोसे खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ेगी, आप पोहे खाएंगे आपकी शुगर बढ़ेगी। जी। अल्टीमेटली सब चीज़ें अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए होती है और एनर्जी आपको हर चीज़ से ही मिलती है। जी। कोई भी आप चीज़ लें, भले ही आप वो नमकीन लें, भले ही वो मीठा लें, भले ही वो चरखा भी लें, मिर्ची भी खा रहे हैं आप तब भी उसमें थोड़ी बहुत शुगर तो होती है, या फिर वो कभी ना कभी बॉडी के अंदर शुगर बनाएगी। मिर्ची में भी शुगर है, समझ लीजिए। तो अब समझे कैसे? तो डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कि थाली कैसी होना चाहिए। तो सर अब आप ही बताइए हमारे दर्शकों को कि एक भरपूर थाली डायबिटीज के पेशेंट की कैसी होना चाहिए जिसमें उसका पेट भी भरा जाए और शुगर नहीं बढ़े उसकी। सबसे पहले तो मरीज को जो हम बोलते हैं वो ऐसा होता है, जो अमेरिकन डाइट प्लान है वो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन तीन के अलावा मरीज़ को ज़्यादा नहीं खाना है। इन तीन के अलावा जो भी मरीज़ अगर कुछ खा रहा है तो वो उसकी शुगर की मात्रा बढ़ रही है और फिर वो बाद में उसको दिक्कत देगा। तो इन तीन का डाइट प्लान जनरली हम डिसाइड करते हैं। इन तीन जो मील होती है, मेजर मील बोलते हैं इन तीन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। जी। और वेस्टर्न कल्चर जो कहता है, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से सबसे ज़्यादा आदमी को ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर, जी जी, ये एक कॉमन टर्म है। हाँ। जबकि इंडिया में उल्टा होता है। आदमी ब्रेकफास्ट सबसे हल्का करता है और डिनर सबसे हाई करता है। जी। तो एक जनरल डिक्टम जो होता है, आप उसके हिसाब से लंच और डिनर दोनों मीडियम मात्रा में रखें। ना डिनर में खूब ज़्यादा खाएं, ना लंच में खूब ज़्यादा खाएं। एक आइडियल थाली जो होती है उसमें 2 रोटी बिना घी की, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और सलाद। जी। जिसमें आपका पेट भर जाए उतना ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। अगर आपका 5 रोटी 6 रोटी खाने का रेगुलर डाइट प्लान है तो उसको धीरे धीरे करके हम उसको कम करते हैं। हम उसको 2 रोटी पे लाते हैं। 2 रोटी, और आपका जो अगर फिर भी आपको भूख लग रही है तो आप सलाद की मात्रा बढ़ाइए, रोटी की मात्रा ना बढ़ाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरीज़ की मात्रा जो है वो रोटी की बढ़ा देता है। कभी कभार मरीज़ कभी कभार बोलता है नहीं मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, अच्छा चलो चावल खा लेता हूँ। तो चावल से भी नुकसान होते हैं मरीज़ को। इसलिए कभी भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि मरीज़ 2 रोटी से ज़्यादा खाए। अगर उसको भूख लग रही है तो सलाद की मात्रा बढ़ाए, सब्जी की मात्रा बढ़ाए, दाल की मात्रा बढ़ा सकता है वो, बट रोटी की मात्रा उतनी ही रखे। पूरी थाली तो सर आपने बता दी है, लेकिन वो कहते हैं ना निमाड़ मालवा की अगर बात करें तो दाल चावल अगर जब तक नहीं होता है सर, तो चावल, और जिसमें डायबिटीज़ का पेशेंट तो जब देखता है दूसरों की थाली और भरी पूरी दिखती है और फिर 2 रोटी में कैसे होगा। तो चावल की मात्रा जो है वो आप ले सकते हैं, बट लिमिटेड मात्रा में चावल लेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा डाइट, मेजर डाइट जो है वो चावल से नहीं करेंगे। आप 1 कटोरी चावल लीजिए, रोज़ ले सकते हैं, उसमें कुछ नुकसान नहीं होता है चावल से। बस चावल से शक्कर की मात्रा जल्दी बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू रोटी। रोटी में फाइबर ज़्यादा होते हैं, जो चावल में फाइबर की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। इसीलिए शुगर जल्दी जो बढ़ाने का है वो चावल से ज़्यादा होता है। अच्छा, एक सर ये कहा जाता है कि चावल अगर खाना हो तो वो उसका मांड निकाल कर खाया जा सकता है। हाँ। क्या सही है ये? मांड निकाल के खाने से थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, बट उतना नहीं कम होता है। मरीज़ को लगता है क्या कि मैंने चावल से मांड निकाल दिया तो मैं खूब सारे चावल खा सकता हूँ, वो चीज़ भी गलत है। अच्छा। ब्राउन राइस का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, वो ब्राउन राइस का ट्रेंड भी इसलिए शुरू हुआ है कि ब्राउन राइस में थोड़ा सा फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है वाइट राइस के कंपेयर में। तो आप अगर खाना चाहते हैं तब ब्राउन राइस बेटर रहते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। जी, ये तो सर बात हो गई शाकाहारी भोजन करने वालों की। हाँ। अब हमारे कई व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो मांसाहारी हैं, तो वो उनके लिए फिर क्या डाइट कैसी रहती है? जो मांसाहार लेना चाहते हैं उनको हम ये बोलते हैं कि हफ्ते में केवल 1 दिन या 2 दिन आप फिक्स कर लीजिए जिन दिन का आपको मांसाहार लेना है। बाकी ज़्यादातर टाइम आपको शाकाहारी ही रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान मांसाहारी में ये है
कि मांसाहार जो भी बनता है वो बिना तला हुआ, बिना तेल मिर्च मसाले के कुछ नहीं बन पाता है जी। इसीलिए मांसाहार में हम चाहते हैं, आप अगर लेना भी चाहते हैं तो रोस्टेड पनीर, ये रोस्टेड जो आपके चिकन मटन जो भी होता है जी, जिसमें बिल्कुल घी ना लगे या बिल्कुल मिनिमम मात्रा में घी तेल लगे जी, वो आप ले सकते हैं। और उनमें भी केवल हफ्ते में 1 या 2 दिन। हर दिन का अगर आप चाह रहे हैं कि हर दिन ही मैं लूँ तो फिर आप अंडे ले सकते हैं। अंडे में 2 हिस्से होते हैं, एक वाइट वाला हिस्सा होता है और एक येलो पार्ट वाला। जी। तो येलो पार्ट जो है वो पूरा का पूरा वसा है, कोलेस्ट्रॉल है उसमें, उसे तो हटा दिया उसे आप हटा दिए जाए। आप अंडा भुर्जी बनाइए जी, बट पूरे वाइट वाले हिस्से की अंडा भुर्जी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप वो उसको रोज़ ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। मनाही नहीं है। तो खाने के बारे में तो जनरली आपको अब पता चल ही गया है। तो दर्शकों, खाने के बारे में तो सारी बात हो गई है, लेकिन अब सर से थोड़ा सा, सर जैसे चूंकि हम टाइप 1 पे बात कर रहे हैं तो इसके बारे में और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है? टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि 30 साल से कम उम्र के बच्चों को जो डायबिटीज़ होता है वो टाइप 1 होता है। तो खाने पीने में परहेज़ करना जो मैंने आपको सब बता दिए हैं वो तो बच्चों को भी करवाने हैं। जनरली बच्चे नटखट होते हैं, वो सुनते नहीं हैं, उनको लगता है कि चॉकलेट खाने से कुछ होगा नहीं, या उन पर चॉकलेट पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों को अपने को बहुत कंट्रोल करना ज़रूरी है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को तो इंसुलिन पे ही रखना है। अब किस तरह के इंसुलिन पे रखना है वो डिसाइड होता है कि कितना शुगर चल रहा है। अगर उनका शुगर 2 दिन में 2 बार वाले इंसुलिन पे कंट्रोल है तो 2 बार वाला इंसुलिन लगाएंगे। अगर 2 बार वाले से कंट्रोल नहीं है तो दिन में 4 बार वाला इंसुलिन लगते हैं, दिन में 4 बार वाले इंसुलिन। जनरली ऑल ओवर वर्ल्ड ये 2 रेजिमेन चलती है। इन दोनों रेजिमेंट्स में से जो मरीज़ को कंफर्टेबल होती है या जो मरीज़ अफोर्ड कर सकता है, इन्हीं में से हम डिसाइड करते हैं कि मरीज़ को किस पे रखेंगे जी। अगर शुगर कंट्रोल अच्छी है तो हम दिन में 2 बार का इंसुलिन बोल देते हैं। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती तो दिन में 4 बार वाला। आगे बात आती है खाने पीने और खेलने कूदने पर। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसको शुगर कम हो, बार बार मतलब वो 6-7 5-6 घंटे तक खेलने चले जाता है, फिर वापस घर आ रहा है, फिर खा रहा है, तो उसको शुगर कम होने का रिस्क भी रहता है। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को हर 2-2 घंटे पे खाने का हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो जैसा कि आपने पहले बताया था जी। बाकी हर मरीज़ को ऐसा कहना कि नहीं 2-2 घंटे पे खाना है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है जी। और ऐसा नहीं करना चाहिए जी। उनको लिमिटेड मात्रा में खेलना चाहिए। उनकी जो दौड़ने चलने फिरने की जो प्रक्रिया है वो दिन भर माता पिताओं को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं चला गया कि 6 घंटे तक भूखा रह गया, बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आज इंसुलिन नहीं लगाया। ये दोनों चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें टाइप 1 डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में, अन्यथा उनको काफ़ी सारी बीमारियाँ, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमने देखे हैं टाइप 1 वाले मरीज़। इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर अपन माता पिताओं को पहले पढ़ाना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। जी। सर ये एक थोड़ा सा बताएं कि जो टाइप ए और टाइप बी है, तो इन दोनों के ही डायबिटीज़ के जो हम जो चेक करते हैं तो जो आंकड़ा निकलता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे टाइप ए में बच्चों का वो बच्चों में जनरली बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई आती है। आप अगर टाइप 1 वाले मरीज़ को देखोगे तो उसकी नॉर्मल शुगर 200-300 के आसपास चलती रहेगी। नॉर्मल अच्छा। दवाई इंसुलिन के बाद भी। हाँ। अगर वो बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहा है तो जी। बाकी टाइप 2 वाले मरीज़ जनरली शुगर की गोलियों पे कंट्रोल हो जाते हैं। उनको इंसुलिन तभी लगता है या तो उनकी कंट्रोल नहीं चल रही हो या फिर उनकी किडनी में कोई दिक्कत आती है। जी। ये 2 कारण होते हैं बड़ों में इंसुलिन चलाने के। फिलहाल तो अभी हम टाइप ए की बच्चों की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल शुगर हम क्या मानेंगे टाइप ए में? नॉर्मल शुगर जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में होती है वो खाली पेट 100 से लेके 140 के बीच में रहनी चाहिए और खाना खाने के बाद 200 के अंदर रहनी चाहिए। अच्छा। ये तब कहेंगे जब नॉर्मल होता है। और आजकल एक नया पैरामीटर आ गया HbA1c, जो कि एवरेज होता है 3 महीने शुगर का। उसका जो एवरेज होना चाहिए वो 7.5 से नीचे होना चाहिए टाइप 1 वाले मरीज़ों में, तब अपन कहेंगे कि मरीज़ की शुगर अच्छी चल रही है जी। अदरवाइज़ अगर वो जनरली टाइप 1 वाले मरीज़ों का तो HbA1c 10 के आसपास चलता है। कितनी ही कोशिश कर लो, क्योंकि वो टाइप 1 वाले मरीज़ों में खाने पीने का कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाता है, ना कि इंसुलिन बच्चा लगाने के इच्छुक होता है। उसको बार बार सुई से डर लगता है, वो भागता है, वो नहीं लगाता है। अल्टीमेटली पेरेंट्स थक हार के उसको गोली पे रख देते हैं और गोली से कंट्रोल नहीं होगी उनकी शुगर। हो पाती। तो सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई टाइप ए के डायबिटीज़ के बारे में।
दोस्तों अगर आपको टाइप ए के बारे में या टाइप बी के बारे में, डायबिटीज के बारे में और भी जो भी बातें पूछनी है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने सवालात जो हैं हमें भेजें, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और डॉक्टर मोहित गर्ग जी खंडवा में अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सर से संबंधित फ़ोन नंबर भी मिलेगा, तो आप उनसे चर्चा भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और अब जो भी कमेंट आप हमें देंगे उनसे जुड़ा वीडियो हम उससे बनाएंगे और डॉक्टर साहब से उससे संबंधित सवाल पूछेंगे। फिलहाल सर आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।